नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो रिश्तों, परंपराओं और पहचान की परतों से बुनी हुई है। हम बात कर रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी के चर्चित लघु कथा संग्रह अरेंज्ड मैरिज की। हाँ, नमस्ते। ये वो कहानियों का गुलदस्ता है जिसने अपनी संवेदनशीलता और गहराई से कई लोगों को छुआ है। ये कहानियां सिर्फ कागज पर नहीं रहती, पढ़ने वाले के जहन में बस जाती हैं, है ना? बिल्कुल। और हमारे पास इस संग्रह पर आधारित कुछ नोट्स और विश्लेषण है, और हमारा इरादा है इन स्रोतों की मदद से कहानियों की तह तक जाना, हम्म। उन किरदारों के अनुभवों को समझना जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया, और उन मूल विषयों को खंगालना जो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। मुझे खास तौर पर यह समझने में दिलचस्पी है कि ये संग्रह कैसे उन भारतीय महिलाओं के जीवन के द्वंद्व को पकड़ता है, जो एक तरफ अपनी जड़ों और परंपराओं से बंधी हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया की आकांक्षाएं, चुनौतियां, वो सब उनके सामने खड़ी हैं। हाँ, ये सचमुच इस संग्रह का मर्म है। इन स्रोतों के अनुसार संग्रह में कुल 11 कहानियां शामिल हैं और इनकी पृष्ठभूमि भारत से लेकर अमेरिका तक फैली है। ये सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं है, बल्कि अनुभवों का भी विस्तार है। अच्छा। कहानियां विशेष रूप से भारतीय प्रवासी महिलाओं के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाती हैं। उनका संघर्ष, उनका अकेलापन, उनका प्रेम, उनकी पहचान की तलाश और उनका धीरे धीरे बदलना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं। ये कहानी असल में हमें क्या दिखाती हैं? किन अनुभवों को ये हमारे सामने रखती हैं? क्या ये सिर्फ व्यवस्थित विवाह के बारे में है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है इसमें? देखिए, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये कहानियां मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती हैं। खासकर उन महिलाओं के जो या तो भारत में परंपराओं के बीच अपनी जगह तलाश रही हैं या फिर अमेरिका में एक नई जमीन पर अपनी पहचान गढ़ रही हैं। सही। इनमें दर्द है, अकेलापन है, लेकिन उम्मीद भी है, प्यार भी है, और सबसे बढ़कर खुद को पाने की एक सतत यात्रा। दिवाकरुनी बहुत बारीकी से उन मुद्दों को उठाती हैं जिनका सामना अक्सर महिलाएं करती हैं, जैसे व्यवस्थित विवाह की जटिलताएं, जहां चुनाव अक्सर परिवार और समाज का होता है, व्यक्तिगत इच्छाओं का नहीं। फिर सामाजिक दबाव जो हमेशा महिलाओं से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रखता है। और फिर वो सांस्कृतिक टकराव, भारतीय संस्कारों और पश्चिमी जीवन शैली के बीच का संतुलन बनाने की जद्दोजहद। इतना ही नहीं, स्रोत ये भी उजागर करते हैं कि कुछ कहानियां घरेलू हिंसा और अप्रवासी जीवन के गहरे अकेलेपन जैसे गंभीर और अक्सर अनदेखे किए गए मुद्दों पर भी रोशनी डालती हैं। आपने व्यवस्थित व्यवहार की जटिलताओं का जिक्र किया। हमारे नोट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि संग्रह का एक अहम धागा व्यवस्थित विवाह की वास्तविकता है। ऐसा लगता है कई कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे ये पारंपरिक व्यवस्था जाने अनजाने में महिलाओं की अपनी इच्छाओं, सपनों और यहाँ तक कि उनकी पहचान को भी हाशिए पर धकेल सकती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पहलू को काफी उभारते हैं। कहानियां ये नहीं कहती हैं कि हर व्यवस्थित विवाह बुरा होता है, नहीं, बल्कि वो उस व्यवस्था के भीतर अलग अलग किरदारों की निजी यात्राओं को दिखाती हैं, खासकर महिलाओं के नजरिए से। अच्छा। हम देखते हैं कि कैसे उन्हें समझौते करने पड़ते हैं, कैसे उनकी उम्मीदें समाज या परिवार की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाती हैं। कभी कभी वे खुद को ऐसी स्थितियों में पाती हैं जहां उनकी आवाज, उनकी मर्जी वो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ व्यवस्था की आलोचना भर नहीं है, ये उन महिलाओं के अंदरूनी संघर्ष, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों का बहुत ही मानवीय चित्रण है, जो इस ढांचे के भीतर जी रही हैं। स्रोत बताते हैं कि दिवाकरुनी किरदारों के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को पकड़ने में माहिर हैं। और यहीं पर बात सिर्फ संघर्ष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन नोट्स में साफ तौर पर यह भी उभर कर आता है कि संग्रह सिर्फ निराशा या मजबूरी की कहानियां नहीं कहता। इसमें महिला सशक्तिकरण, खुद की पहचान बनाने और बदलने की जबरदस्त इच्छा शक्ति के भी मजबूत संकेत मिलते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बेहद जरूरी पहलू है जिसे स्रोत बार बार रेखांकित करते हैं। कहानियों के पात्र सिर्फ हालात के शिकार बनकर नहीं रह जाते, हम उनके विकास को देखते हैं, उनके बदलने की प्रक्रिया को महसूस करते हैं। हाँ। ये महिलाएं मुश्किल हालात में आवाज उठाना सीखती हैं, अपने लिए खड़ा होना सीखती हैं, भले ही वो आवाज बहुत धीमी क्यों ना हो। वे अपने अनुभवों से सबक लेती हैं और अपनी शर्तों पर जीवन को समझने और जीने की कोशिश करती हैं। सही। ये सिर्फ व्यक्तिगत जीत की कहानियां नहीं है,
ये उस बड़े संघर्ष का प्रतीक भी है जो परंपरा और व्यक्तिगत आजादी के बीच हमेशा चलता रहता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कहानियां दिखाती हैं कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी अपनी शाखाओं को फैलाने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। कैसे संस्कृति के दायरे में रहते हुए हाँ, कैसे संस्कृति के दायरे में रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान गढ़ी जा सकती है। ये बदलाव अक्सर चुपचाप धीरे धीरे आते हैं, लेकिन होते बहुत गहरे हैं। इस बदलाव और संघर्ष को और बेहतर समझने के लिए हमारे पास जो सामग्री है उसमें कुछ खास कहानियों का जिक्र बार बार आता है। जैसे एक कहानी है द बैट्स। बताया गया है कि ये कहानी एक बच्ची की मासूम नजरों से घरेलू हिंसा के भयावह सच को दिखाती है। द बैट्स वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है। स्रोत बताते हैं कि इसकी खासियत यह है कि ये हिंसा को सीधे तौर पर दिखाने के बजाय उस माहौल, उस डर और उस चुप्पी को महसूस कराती है जो अक्सर ऐसे घरों में पसरी रहती है। अच्छा, एक बच्ची का नजरिया इसे और भी मार्मिक बना देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि जो हो रहा है वो गलत है। वो उसे शायद सामान्य मान लेती है। ये कहानी उस चुप्पी पर सवाल उठाती है जो अक्सर घरेलू हिंसा को ढक लेती है। फिर एक और कहानी है क्लोथ्स। नोट्स के अनुसार इसमें एक नई दुल्हन के अमेरिका आने और वहां के जीवन में ढलने के संघर्ष को दिखाया गया है। कपड़ों का जिक्र शायद प्रतीकात्मक भी है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि क्लोथ्स में कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं है, वे पहचान, संस्कृति और बदलाव के प्रतीक बन जाते हैं। साड़ी से पश्चिमी कपड़ों तक का सफर सिर्फ वेशभूषा का बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा है। हाँ, द बैट्स वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है। स्रोत बताते हैं कि इसकी खासियत यह है कि ये हिंसा को सीधे तौर पर दिखाने के बजाय उस माहौल, उस डर और उस चुप्पी को महसूस कराती है जो अक्सर ऐसे घरों में पसरी रहती है। अच्छा, एक बच्ची का नजरिया इसे और भी मार्मिक बना देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि जो हो रहा है वो गलत है। वो उसे शायद सामान्य मान लेती है। ये कहानी उस चुप्पी पर सवाल उठाती है जो अक्सर घरेलू हिंसा को ढक लेती है। फिर एक और कहानी है क्लोथ्स। नोट्स के अनुसार इसमें एक नई दुल्हन के अमेरिका आने और वहां के जीवन में ढलने के संघर्ष को दिखाया गया है। कपड़ों का जिक्र शायद प्रतीकात्मक भी है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि क्लोथ्स में कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं है, वे पहचान, संस्कृति और बदलाव के प्रतीक बन जाते हैं। साड़ी से पश्चिमी कपड़ों तक का सफर सिर्फ वेशभूषा का बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा है। हाँ, द बैट्स वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है। स्रोत बताते हैं कि इसकी खासियत यह है कि ये हिंसा को सीधे तौर पर दिखाने के बजाय उस माहौल, उस डर और उस चुप्पी को महसूस कराती है जो अक्सर ऐसे घरों में पसरी रहती है। अच्छा, एक बच्ची का नजरिया इसे और भी मार्मिक बना देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि जो हो रहा है वो गलत है। वो उसे शायद सामान्य मान लेती है।
ये कहानी उस चुप्पी पर सवाल उठाती है जो अक्सर घरेलू हिंसा को ढक लेती है। फिर एक और कहानी है, क्लोथ्स। नोट्स के अनुसार इसमें एक नई दुल्हन के अमेरिका आने और वहां के जीवन में ढलने के संघर्ष को दिखाया गया है। कपड़ों का जिक्र शायद प्रतीकात्मक भी है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि क्लोथ्स में कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं है, वे पहचान, संस्कृति और बदलाव के प्रतीक बन जाते हैं। साड़ी से पश्चिमी कपड़ों तक का सफर सिर्फ वेशभूषा का बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा है। हाँ, द बैच वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है। स्रोत बताते हैं कि इसकी खासियत यह है कि ये हिंसा को सीधे तौर पर दिखाने के बजाय उस माहौल, उस डर और उस चुप्पी को महसूस कराती है जो अक्सर ऐसे घरों में पसरी रहती है। अच्छा। एक बच्ची का नजरिया इसे और भी मार्मिक बना देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि जो हो रहा है वो गलत है। वो उसे शायद सामान्य मान लेती है। ये कहानी उस चुप्पी पर सवाल उठाती है जो अक्सर घरेलू हिंसा को ढक लेती है। फिर एक और कहानी है, क्लोथ्स। नोट्स के अनुसार इसमें एक नई दुल्हन के अमेरिका आने और वहां के जीवन में ढलने के संघर्ष को दिखाया गया है। कपड़ों का जिक्र शायद प्रतीकात्मक भी है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि क्लोथ्स में कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं है, वे पहचान, संस्कृति और बदलाव के प्रतीक बन जाते हैं। साड़ी से पश्चिमी कपड़ों तक का सफर सिर्फ वेशभूषा का बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा है। कहती है कि कैसे एक नए देश में अकेलापन महसूस होता है, कैसे अपनी पुरानी पहचान खोने का डर लगता है और कैसे धीरे धीरे एक नई पहचान अपनानी पड़ती है जिसमें कुछ पुराना छूटता है और कुछ नया जुड़ता है। हाँ, ये तो बहुत सी अप्रवासी महिलाओं का अनुभव होगा। हाँ बिल्कुल, ये उन हजारों अप्रवासी महिलाओं के अनुभव का प्रतिबिंब है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया में अपना घर बनाने की कोशिश करती हैं। कपड़ों के माध्यम से लेखिका उसके अंदरूनी द्वंद्व और बाहरी समायोजन को खूबसूरती से दर्शाती हैं। और फिर अफेयर का जिक्र है। ये कहानी किस तरह के द्वंद्व को सामने लाती है? नोट्स कहते हैं कि ये एक महिला के आत्मसम्मान और उसके रिश्ते के बीच के चुनाव की कहानी है। हाँ, अफेयर एक बहुत ही जटिल मानवीय रिश्ते की पड़ताल करती है। स्रोत बताते हैं कि ये कहानी बेवफाई के बाद पैदा होने वाले भावनात्मक तूफान को दिखाती है। एक महिला जब जानती है कि उसका पति किसी और के साथ है, तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं? क्या वो समाज के डर से या रिश्ते को बचाने के नाम पर चुप रह जाए, या अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाए? ये कहानी दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत संकट हमें अपनी कीमत पहचानने पर मजबूर कर सकता है। सही। ये सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की कहानी नहीं, बल्कि एक औरत की खुद से, अपनी जरूरतों और अपनी इज्जत से रिश्ते की कहानी भी है। उसे ये तय करना होता है कि उसकी खुशी और उसका आत्मसम्मान कहाँ है। और एक और कहानी जिसका जिक्र है वो है मीटिंग मृणाल। ये दोस्ती और बदलते वक्त के बारे में ऐसा लगता है। सही। मीटिंग मृणाल दो पुरानी सहेलियों के पुनर्मिलन की कहानी है। स्रोत बताते हैं कि इसके जरिए दिवाकरुणी दिखाती हैं कि कैसे वक्त और हालात लोगों को अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। जो कभी एक जैसे थे, उनकी जिंदगी, सोच, प्राथमिकताएं सब कैसे बदल जाती हैं। यह कहानी सिर्फ दोस्ती पर ही नहीं, बल्कि जीवन के विकल्पों पर, गुजरे हुए कल पर नजर डालने और ये समझने पर भी है कि हम जो फैसले लेते हैं वे हमें कहाँ ले जाते हैं। ये एक तरह से आत्ममंथन की कहानी है, जहाँ एक किरदार दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन पर भी सवाल करता है। अच्छा। यह हमें रिश्तों की बदलती प्रकृति और समय के साथ आने वाली परिपक्वता या शायद उसके अभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो ये कहानियां, द बैड्स, क्लोथ्स, अफेयर, मीटिंग मृणाल, ये सब मिलकर उस बड़ी तस्वीर को कैसे पूरा करती हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे? ये संग्रह के मुख्य विषयों को कैसे दर्शाती हैं? जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, ये कहानियां अलग अलग कोणों से उन्हीं केंद्रीय विषयों को उजागर करती हैं। द बैट्स घरेलू हिंसा और चुप्पी के सामाजिक पहलू को दिखाती है। क्लोथ्स सांस्कृतिक समायोजन, पहचान के संकट और अप्रवासी जीवन के अकेलेपन को सामने लाती है। अफेयर व्यक्तिगत नैतिकता, आत्मसम्मान और रिश्तों की जटिलताओं की पड़ताल करती है। मीटिंग मृणाल समय,
बदलाव और जीवन के रास्तों पर आत्मचिंतन को दर्शाती है। ये सभी कहानियां और संग्रह की अन्य कहानियां भी मिलकर दिखाती हैं कि भारतीय महिलाओं का अनुभव कितना विविध और बहुस्तरीय है। सही है। चाहे वो व्यवस्थित विवाह के दायरे में हो, या नए देश में अपनी जगह बना रही हों, या व्यक्तिगत संकटों से जूझ रही हों, उनकी यात्राएं संघर्ष, समझौते, प्रतिरोध और आत्मखोज से भरी हैं। ये कहानियां उन अनकही सच्चाइयों को आवाज देती हैं असल में। तो फिर अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे स्रोत इस संग्रह के समग्र संदेश या निष्कर्ष को किस तरह देखते हैं? क्या कहते हैं वो? स्रोत इसे बहुत ही सशक्त ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार अरेंज्ड मैरिज सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की भावनात्मक और मानसिक यात्रा का एक अत्यंत मार्मिक, सशक्त और संवेदनशील दस्तावेज है। गहरी पड़ताल है, और जो मुख्य संदेश या कहें कि आत्मा इन कहानियों से निकल कर आती है, वो बहुत प्रेरणादायक है, जिसे स्रोत इन शब्दों में बयां करते हैं। भले ही सामाजिक ढांचा कितना भी मजबूत क्यों न लगे, एक औरत की आत्मा जब आजाद होना चाहती है तो कोई बंधन उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, ये संग्रह दिखाता है कि महिलाओं के जीवन में दर्द, प्यार, संघर्ष और खुद को पाने की चाहत कैसे एक साथ गुंथे होते हैं। ये उनकी सहनशीलता और उनकी अदम्य जिजीविषा का उत्सव है, भले ही वो बहुत शांत तरीके से व्यक्त हो। वाकई ये बहुत गहरा और उम्मीद जगाने वाला संदेश है। तो आज की इस बातचीत को समेटते हुए ये कहना शायद सही होगा कि अरेंज मैरिज सिर्फ व्यवस्थित विवाहों पर एक टिप्पणी नहीं है। ये उससे कहीं आगे बढ़कर उन महिलाओं के लचीलेपन, उनके अंदरूनी बदलावों और स्वतंत्रता की उनकी अथक खोज की शक्तिशाली दास्तानें हैं, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन साधते हुए अपना रास्ता बना रही हैं। बिल्कुल। अगर मुख्य बिंदुओं को फिर से देखें तो पहला, भारतीय महिलाओं के अनुभवों की विविधता, चाहे वे भारत में हो या अमेरिका में, उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा, संस्कृतियों का टकराव और उनका अनूठा संगम, जिससे नई पहचानें जन्म लेती हैं। तीसरा, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच आत्म साक्षात्कार की मुश्किल मगर जरूरी यात्रा। सही। और चौथा, इन सभी जटिल यात्राओं का दिवाकरुनी द्वारा किया गया अत्यंत संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण। ये संग्रह हमें उन आवाजों को सुनने का मौका देता है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसा संग्रह है जो पाठक को लंबे समय तक सोचने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ देता है। आज इस गहरी और परत दर परत चर्चा के लिए धन्यवाद। और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन कहानियों से ही उपजता है। जरा सोचिए, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मायने कैसे बदल जाते हैं। अपनी पहचान को बनाए रखने और उसे विकसित करने के लिए व्यक्ति किन रास्तों को अपनाता है, खासकर तब जब उसे विरासत में मिली परंपराओं और सामने खड़ी आधुनिकता के बीच एक नाजुक संतुलन साधना हो। ये सवाल शायद सिर्फ इन कहानियों के किरदारों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए किसी न किसी मोड़ पर प्रासंगिक हो जाते हैं।